अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। मुल्क में जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। हुकूमत इंतशार और फसाद का रास्ता रोकने के लिए ये इक़दामात कर रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इंतशार को बढ़ावा देना चाहती है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक PTI का काफिला अब D चौक पहुंच चुका है। पाक फौज के जवान वहां मौजूद हैं और वो किसी किस्म की मजामत नहीं कर रहे हैं, बल्कि फुटेज में देखा जा सकता है कि पाक फौज के जवान मुजाहिरीन को कंटेनर पर चढ़ने में मदद दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर भी है। और फिर यह भी है कि पाक फौज भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन D चौक पर नारे लगा रहे हैं। बुशरा बीबी कारकुनान से खिताब कर रही हैं, वो कारकुनान से हल्फ ले रही, जब तक बानी PTI को रिहा नहीं कराया जाता तब तक कारकुन इस्लामाबाद छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यानी PTI अपने मुतालिबात पूरे होने तक यहाँ लंबे अरसे के लिए धरना दे सकती है, धरना देना चाहती है। ऐसे में अगर PTI कानून को अपने हाथ में लेती है तो इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। फिलहाल तो पाक फौज के जवान PTI कारकुनान के आगे कोई मजामत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात इस नहज पर पहुंच गए तो फिर पाक फौज को अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए एक्शन लेना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही PTI और हुकूमत के दरमियान होने वाली सियासी रसाकशी में अब तक कई जानी और माली नुकसान बहुत है। मीडिया पर रिपोर्ट होने वाली खबर के मुताबिक एहतजाज करने वाले शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए। जिसके बाद इस्लामाबाद में पाक फौज को तलब कर लिया गया और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस अफसोसनाक सानहे पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है और इन्हें शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के अहकाम दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज को इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर की जानिब से किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम को अमल में लाया जा रहा है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने रेंजर्स एहलकारों के जनाजे को खुद कांदा दिया, जो शरपसंद अनासर के लिए बड़ा पैगाम है। अब यकीनी तौर पर पाक फौज रेंजर्स एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में देखना चाहती और अब वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी सामने आ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस धरना दिया जा रहा था वहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जिसने रेंजर्स एहलकारों को टक्कर दे मारी। अब ऐनी शाहिद की गवाही आगे जाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट बन सकती है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ ही इंतशार को हवा मिल रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक अगला इंटरचेंज के करीब मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था और इस वाक़े में 46 साला पुलिस कांस्टेबल मुबशर जाँ बहक हो गया, जिसके बाद वजारत दाखिला ने पुलिस कांस्टेबल की हलाकत की FIR PTI की आला क़यादत पर दर्ज करने का ऐलान किया। बज़ाहिर यही लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज इंतशार में बदल रहा है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि क़यादत पाकिस्तान की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन एक खुफिया हाथ पीछे है जो इनको लीड कर रहा है। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस खुफिया हाथ की बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है, क्योंकि एहतजाज को इस वक्त वही लीड कर रही हैं। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का सवाल है तो बैरिस्टर गौर मसालत की कोशिश कर रहे हैं। वो बैक टू बैक बानी PTI से मुलाकात करके आए और अंदर की खबर के मुताबिक ने एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भर ली थी, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी ने बानी PTI की बात मानने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चंद साजिशी अनासर D चौक की बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बानी PTI ने मुझे हर सूरत D चौक जाने का कहा है। D चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं है। ज़राए का यह भी बताना है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी है, जबकि बैरिस्टर गौहर मफाहमत की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि मैंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मासूम लोगों पर गोली चलाने से बाज रहे। मैं PTI के तमाम कारकुनान और सपोर्टर से अपील करता हूँ कि वो अपनी जद्दोजहद में पुरअमन रहे। मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि हम बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह, लेकिन फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा पुरअमन नज़र नहीं आ रहा है। कि अता तारड़ ये कहते हैं कि पुलिस पर शेल फेंके जा रहे हैं, रियासत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी। बुशरा बीबी लाशें गिराने आई।
हमारे एग्रीमेंट साइन हुए और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहां से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि मकासद को पूरे करें, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी है और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। उनका जो अमल का भी प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोसेस है वो खून खराबे से चलता है और कभी आंसू गैस के शेल वहां से फायर कर रहे हैं। इसमें अफगान नेशनल किराए पे लाए हुए लोग हैं, अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं, तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। दूसरी जानिब तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद खुद फेस सेविंग मांगेगी कि हमें कोई रास्ता दें कि हमने इससे निकलना कैसे है। अब हुकूमत इस सारी सिचुएशन में खुद को कहाँ महसूस कर रही है। इस वक्त राना एहसान अफजल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, हुकूमत में शामिल हैं। सब बात करेंगे राना एहसान अफजल साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर ना सिर्फ अटक पुल क्रॉस करके आ गई, ना सिर्फ ये कि 26 नंबर जो चुंगी है वो क्रॉस करके आ गई, बल्कि अब तो वो डी चौक में बैठे हुए हैं और ये एहतजाज धरने में बदल चुका है। तो क्या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत दबाव नहीं महसूस कर रही, लेकिन आज कुछ एक्सपोज हुई है पीटीआई। आज ये हुकूमत वर्सेस पीटीआई नहीं था, ये हुकूमत वर्सेस केपीके हुकूमत था और फेडरल वफाकी हुकूमत ने मां का रोल अदा किया है और ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते तो इनको अटक में रोक देते, लेकिन हमने कोई हार्ड फोर्स अगर इस्तेमाल करते, हमने वो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरा केपीके हुकूमत की तरफ से रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई वफाक के खिलाफ। वहां जो है आपके शेलिंग उन्होंने की, केपीके हुकूमत ने शेलिंग की वफाक के खिलाफ। केपीके हुकूमत के अंदर और यहाँ मुसल्ला अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की। दर्जनों पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको गोलियां लगी हैं और इस वक्त वो जेरे इलाज हैं और क्रिटिकल हैं। उनमें से 3 रेंजर्स को जो है अहलकारों को शहीद कर दिया गया, 2 पुलिस वालों को शहीद किया गया। तो रियासत ने तो जो है वफाक ने जो है वो उसने पेशेंस का मुजाहिरा साहब, आप ये कह रहे हैं हमने पेशेंस का मुजाहिरा किया है, रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया है, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले जामे शहादत नोश कर गए, 4 रेंजर्स के जवान जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। जाहिर है उनके खानदान हैं, उनकी फैमिलीज हैं। क्या वो रियासत से ऐसे ही रिस्पांस की तवक्को रखते हैं कि रियासत उनके पीछे नहीं खड़ी होगी और इसी तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेगी और हमारे जो जवान हैं वो जामे शहादत नोश करते रहेंगे, वो जान की बाजी, सरधड़ की बाजी लगाते रहेंगे? तो क्या रियासत उनकी रखवाली नहीं है या उनको ऐसे ही आपने रहमो करम पर छोड़ दिया है किसी के भी? आप बिल्कुल, आपका ठीक सवाल है और इसका जवाब यह है कि जो इसमें मुलव्वस हैं उनको कोई उनके लिए रिलीफ नहीं होगा, उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और ना होगी। और जो इन्होंने आज फाशिस्ट होने का जो हमें खदशा था कि ये लाशें चाहते हैं, वो हमने इनको मौका नहीं दिया। हमने इनको वो मौका नहीं दिया कि ये लाशों पे सियासत करते, बल्कि आज ये साबित हो गया कि राना साहब, डैमेज हैज बीन डन सर एंड दिस डैमेज कुड हैव बीन कंट्रोल्ड वे अर्लियर सर। नहीं, देखें, हमने तो कंट्रोल किया, हमने तो इनको जो है वो रोकने की कोशिश की। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप मुझे बता दें, क्या कोई ऐसी जमात है पाकिस्तान में जो क्रेने लाके कंटेनर हटा ले? कोई ऐसी जमात है पाकिस्तान में जो मुसल्ला हो और शेल मारे? कोई ऐसी जमात है पाकिस्तान में जिसकी तारीख कहती हो कि वो फायरिंग कर रही हो रियासत के ऊपर? तो ये तो सिरासर इन्होंने जो किया है, इन्होंने हमला आवर हुए हैं ये रियासत के खिलाफ और बिल्कुल इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और अगर ये नया ट्रेंड सेट हो गया कि यही मॉडल है कि आप जो है वो हुकूमत के ऊपर आप शेल मारें, हुकूमत के ऊपर आप फायर मारें, रेंजर्स और पुलिस वालों को शहीद करें और जलाओ घेराव करें, तो मैं समझता हूं कि फिर कुछ बचेगा। बिल्कुल हुकूमत रिएक्ट करेगी। कानून के इन्होंने कानून तोड़ा है। अव्वल तो इनको इजाजत ही नहीं थी इस्लामाबाद एंटर होने की, इस्लामाबाद की अदालतों ने इनको इजाजत नहीं दी हुई थी और 144 भी नाफिज था। उसके बावजूद जो ये कर रहे हैं, इट इज इलीगल। और मैं अभी हमने पुश बैक किया है, ये डी चौक के अंदर जिस तरह ये खड़े जो इमेजेस आ रहे थे, डी चौक को क्लियर कराया गया है, लेकिन ये अभी ये मामला जारी हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि हम इनको पुश बैक करके। हुकूमत क्या कर रही है सर इस वक्त? हुकूमत का रिएक्शन और रिस्पॉन्स अब क्या होगा? अब तो डी चौक में पहुंच गए ना, अब तो आपने आने दिया, अब रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है सर? हमने इनको संजरानी का ऑप्शन दिया है कि आप वहां जाके अगर आपने धरना करना है आप उधर बैठ जाएं। इस्लामाबाद में
ये तमाशा लगाने की इजाजत हुकूमत अभी नहीं दे रही और इनको कह रही है कि आप वापस जाएं। तो ये चीज अभी ये अंडर डिबेट है, इनसे राब्ते भी हैं और अपना जो है वो एक्शन भी किया जा रहा है कि इनको डी चौक से निकाला जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि इस एरिया को क्लियर किया जाए और पुरअमन तरीके से जिस तरह हम रहे हैं, लेकिन अगर ये इसी तरीके से नहीं, लेकिन ये गुज़श्ता रात से हुकूमत दे रही है ना सर कि वो संजानी चले जाएं या पेशावर मोड़ की बात हुई, तो ये ऑप्शन तो गुज़श्ता रात से हुकूमत दे रही है। हुकूमत की तरफ से कौन एंगेज कर रहा है, पीटीआई साइड से कौन एंगेज कर रहा है, और डेडलॉक कहां पर है इस वक्त? देखिए, हुकूमत की साइड से इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको देख रही है, मोहसिन नकवी साहब इन चीजों को, मामलात को देख रहे हैं और वो एंगेज्ड है इनके साथ। लेकिन इन्होंने एग्री करके भी ये ज्यादातर, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि इनकी क़यादत एग्री करने के बावजूद ये वायलेट करते रहे हैं और उसके अंदर जो इनकी नई क़यादत उभर के आई है उसका रोल है कि वो जो है वो बिल्कुल इस चीज पे तुले हुए हैं कि हमने इस मुल्क का तमाशा बनाना है दुनिया भर में। लेकिन देखें, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया है और हम अवाम के सामने हम हम वी डोंट वांट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, लेकिन हम ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इसको जितना जो है वो आप कह लें सॉफ्ट एक्शन के जरिए हम उनको पुश कर सकते हैं, हम पुश करके उनको बाहर निकालें। और इन्होंने इनकी मेजॉरिटी लीडरशिप जो कह रही थी वो ये कह रही थी, वो तैयार हो चुकी थी कि ये संजरानी या पेशावर मोड के अंदर सिट इन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने हमारे साथ एग्री किया था किसी हद तक, हम उसी पे इनको मनाएं। और तो एब्सोल्युटली नॉट कहां से है, डेडलॉक कहां से है, रेजिस्टेंस कहां से? अगर मेजॉरिटी लीडरशिप एग्री कर गई थी तो रेजिस्टेंस कहां से आ रही है? जो नई लीडरशिप उभर के आई है पीटीआई के, आपका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है सर? जी जी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जाहिर है वो कोई सियासी कारकुन नहीं है, वो साबिका खातून अव्वल हैं, इमरान खान की अहलिया है और पाकिस्तान की शहरी है। देखें, तो पाकिस्तान की शहरी को पाकिस्तान के कानून मानने चाहिए ना। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि आप धरना दें या आप प्रोटेस्ट करें इस्लामाबाद में, जब एक इंटरनेशनल डेलीगेट आए हुए हैं, तो फिर वो कानून तो सब पे लागू है ना। और अगर आप उसको वायलेट करेंगे, और हमने कोशिश की है कि जानी नुकसान ना हो, जबकि दूसरी साइड से उसको भी वायलेट किया गया है, फायरिंग की गई है, पुलिस और रेंजर्स को के अफसरों को शहीद किया गया है। बानी पीटीआई का राणा साहब, बानी पीटीआई का कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड हो गया था गुज़श्ता रात और बुशरा बीबी को दिखा दिया गया था? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि कोई ऐसा मैसेज उनको दिखाया होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि आप कानून को हाथ में लें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शहादतें गई हैं ये रायगा नहीं जाएंगी, इसका बदला लिया जाएगा। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का इम्कान भी है कि उनकी फोन पर बात करा दी जाए? देखें, डेफिनेटली ये जो है मामलात मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है कि खान साहब के साथ उनकी क़यादत का राब्ता कराया जाए तो उसको अरेंज कर दिया जाता है। तो वो फिर इन चीजों को देख रहे हैं। जब आपने मेजॉरिटी लीडरशिप की बात की तो खान साहब भी आपने कहा सब कन्विंस थे, खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, तो क्या बानी पीटीआई भी कन्विंस थे कि मकाम को तब्दील कर दिया जाए या संजानी के मकाम पर जाकर बैठ जाए? मेरे ख्याल से कल एक ऐसा मौका था कि वो इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो अनाउंस करेंगे इस चीज को। और बुशरा बीबी ही हर्डल है इस सारे मामले में? देखिए, और भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इसी तरह ही है कि हुकूमत से वो एग्री करके फिर उसको वायलेट कर रहे हैं। बहरहाल देखें, वो कानून को हाथ में ले रहे हैं और हुकूमत का काम है कि वो गवर्नमेंट की रेट को कायम करें, जिसके अभी हम अंडर प्रोसेस हैं और हम करने की कोशिश। लास्टली राजा साहब, आपने कहा कि सूबे ने वफाक के ऊपर चढ़ाई की है, तो क्या वफाक जो है वो गवर्नर राज लगाने का इरादा भी रखता है? आपने कहा रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्ड करेंगे हम, तो को गवर्नर राज भी लग सकता है केपीके में? देखें, ये तो ये ऑप्शन तो अवेलेबल है, इसको हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते ये तो लीडरशिप देखेगी। कैबिनेट इसके ऊपर फैसला कर सकती है, या आप एक बड़ी इसके ऊपर कोई बहस होगी तो फिर इसके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ये जमात नहीं कर सकती। जो आज हुआ है वो एक जमात ने नहीं किया, वो एक सूबे ने वफाक पे हमला आवर हुए हैं, उन्होंने शेल मारे हैं कंटेनर हटाने के लिए, क्रेनें इस्तेमाल की हैं, उन्होंने सिविलियन कपड़ों में अफसर इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने रियासती खर्चा किया है, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया है, और फिर ये जो है वो चीज ये इस हद तक आई है। और अगर जो वफाक है वो रिएक्ट करती तो इनको अटक से आगे ना जाने देती। लेकिन वफाक ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, वफाक ने ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरी तरफ ये साबित हो गया है कि ये एक फाशिस्ट,
एक इंतशारी टोल। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब इस सारे मामले में क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास और मिनिमम जो कॉमन एजेंडा है वो है जो अचीवेबल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी एहतजाजी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमदाद सुमरो साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमदाद सुमरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक तक पहुँच गई है, मंजिल भी यही थी। इसको पीटीआई की कोई अचीवमेंट, कामयाबी कहें या हुकूमत की नाकामी है, कोई गलती है, कहीं मिस्टेक हुई है या फिर कॉन्शियसली हुकूमत ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया? शुक्रिया रेहान। देखिए, हुकूमत की कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां कोताहियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन हम अगर उससे हटकर देखें, अगर कोई 10-15-20 हज़ार लोग आ रहे हों और वो मुसल्ला भी हो, उनके पास मशीनरी भी हो हर तरह की रुकावट दूर करने की, और वो भी सरकारी मशीनरी हो, और इरादा कुछ और हो, तो उसमें जो रियासत अगर रेस्ट्रेन करे तो ज्यादा बेहतर होता है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी अब तक हुकूमत की जो है वो कोई इतनी बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज जरूर होंगे, इंगेज उन्होंने जरूर किया है, लेकिन अगर फर्ज कर ले कि इतने बड़े मॉब को रोकना हो, अटक के पुल पर रोकें, सवाबी में रोकें, कटी पहाड़ी पर रोकें, 26 नंबर चुंगी पर रोकें, या उससे आगे कश्मीर हाईवे पर कहीं रोकें, श्रीनगर हाईवे पर, तो रोकने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका यही हो सकता है कि उनको वार्न करके उनके ऊपर गोली चलाए। अगर गोली चलाई जाती है तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। तो बेहतर यही है, स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल है कि अगर वो रुकावटें तोड़कर आगे तक आ गए तो उनको वो बैठ जाए आकर। अब यहाँ पर इशू जो बनेगा वो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये पीसफुल रहेंगे, जो कि अभी तक नहीं है, इतलात आ रही हैं इस्लामाबाद से कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उन्होंने जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह 2014 में किया था। जो टीवी जो मीडिया पर्सन हैं, जो असल वाले, वो नहीं जो पीटीआई के वर्कर यूट्यूबर और व्लॉगर बनकर वहां पर साथी बनकर उनके साथ खड़े होते, वो नहीं, जनरली जो मीडिया है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं, अनस मलिक साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, एक एपी का कैमरामैन जो है, और इंटरनेशनल इदारा है एपी, उसका सर फाड़ दिया गया है, वो जख्मी है, और उनके खूनालूद तस्वीर उन्होंने शेयर की है। तो टॉर्चर तो इसके अंदर आ गया हुआ है, जो कि वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ। देखिए इमदाद सुमरो साहब, हुकूमत ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, एज यू जस्ट मेंशन्ड, आप डी चौक में पहुंच गए, रिस्ट्रेन शो कर रही है। कितनी देर तक रिस्ट्रेन शो करते रहेंगे? देखिए, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्सेसफुल नजर आती है। ये मार्च था, इसकी मंजिल डी चौक थी, डी चौक में पहुंच गए, डी चौक में पहुंचकर पड़ाव डाल दिया, धरना दे दिया है जो उनका हदफ था, और जाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स हैं धरना देना भी। कितनी देर तक कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहेगा वफाकी दारुल हुकूमत का? तो हुकूमत दबाव में होगी इस वक्त? डेफिनेटली हुकूमत दबाव में होगी, लेकिन अगर आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, तो उसको एक इनिशियली कामयाबी तो हम कह सकते हैं, डी चौक पर पहुंचना, लेकिन उनकी अल्टीमेट मंजिल अपना अडयाला का दरवाजा खुलवाना है, फाटक खुलवाकर इमरान खान की रिहाई है। तो वो अभी हनूज दिली दूर है, उसमें भी मामला आगे जाने हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा था, देखिए, अगर ये पीसफुली यहाँ बैठे रहते हैं, 126 दिन का धरना उन्होंने पहले भी दिया था, क्या हासिल किया था? कुछ नहीं। पार्लियामेंट अगर असर्ट करती है, अगर कौमी असेंबली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन हो जाता है, और दूसरी चीज जो स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि हुकूमत करेगी, वो ये है कि इनकी सप्लाई लाइन काट दें। अब ये लोग जो आए बैठ जाए, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, जितने हैं, ये आकर बैठ गए। इनको जो 2014 का धरना था, उस वक्त इनको सप्लाई लाइन इनकी थी, इनकी एक सहूलतकारी हो रही थी, इनको खाने हर टाइम पहुंच रहे थे, बारिश होती थी तो जो है वो दुकानें खुलवा कर तरपालें इनको फराम की जाती थी, कंबल और तंबू इनको फराम किए जाते थे। अब अगर ये नहीं होगा, जिसका कि बुशरा बीबी साहबा ने खुद अपनी तकरीर में ऐलान किया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आपने यहाँ से उठना नहीं है। तो ये अब जो है वो डी चौक पर पहुंच गए, हुकूमत को नाकाम बनाकर पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात में एंगेज कर रहे थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, नहीं वो कामयाब हो सके। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद दो रास्ते तहरीक इंसाफ, यहाँ लंबे अरसे के लिए बैठे, तो ये सप्लाई लाइन अगर कट गई तो लंबे अरसे के लिए कैसे बैठ सकते हैं? दूसरी चीज, ये पुरतशद्दुद हो, ये पार्लियामेंट पर अटैक करें, ये पीटीवी में घुस जाए 2014 की तरह, ये वजीर आजम हाउस में घुसने की कोशिश करें, हमारे सदर में घुसने की कोशिश करें, तो ऐसी सूरत में वो जो आपने कहा ना, आर्टिकल 245
वो इन्वोक है और आर्टिकल 245 में जो हसास तनसीबात के ऊपर जो फौजी दस्ते खड़े होते हैं उनके पास ये अख्तियार होता है कि वो गोली चलाएं। लेकिन इसके तो बावजूद फिर वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके बावजूद फौज ये कह रही है कि वो गोली नहीं चलाएगी। इमदाद सुब्र साहब देखिए, 2014 के धरने से अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए, 126 रोज का धरना था, ये माना कि तमाम सहूलतकारी के साथ हुआ, सप्लाई लाइन भी खुली हुई थी, साजो सामान भी मयसर था, हर तरह से सहूलतकारी हो रही थी। देखिए, धरने अगर हुकूमतें गिराते नहीं है तो हुकूमतों को कमज़ोर ज़रूर कर जाते हैं सर। उस धरने से अगर हुकूमत नहीं गई तो अल्टीमेटली इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर हुकूमत गिरी, और हमने देखा कि हुकूमत जो है कि वक्त का जो वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़ीर आज़म है, उसको पनामा केस के अंदर घर जाना पड़ा था सर। उसमें कहीं ना कहीं इस प्रेशर का एक कॉम्पोनेंट मौजूद था। अब ये जो धरना हो रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत को कमज़ोर करेगा या एटलीस्ट हुकूमत को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इनको इंगेज करना है, इनके साथ बातचीत करनी है, या आपने कुछ मुतालिबात मनवाने में कामयाब होकर जाएंगे? देखिए, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2024 का धरना जो था उसमें हुकूमत कमजोर हुई थी या साजिश कामयाब हुई थी, दो अलग अलग थी। साजिश थी, अदलिया मिली हुई थी। बाकी आपको याद है कि किसने फोन करके आधी रात को कहा था कि तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब मेरे पास आए, फिर वो देखते हुए चेहरे के साथ लाल लाल गाल के इमरान खान साहब की गाड़ी में बैठकर गए थे। उस वक्त सहूलतकारी थी और साजिश थी। अब सूरत डिफरेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हुकूमत कमजोर ना हो। हाँ, अदम इस्तेहकाम की सूरत जाहिर है क्रिएट होती है। अभी भी आप देखें, आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3500 पॉइंट नीचे आई है, कल तक जो रिकॉर्ड बना रही है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल होगी। असल चीज ये है कि जो धरना जो है उसमें हुकूमत इंगेज तो कर रही है, मुसलसल कर रही है, बैरिस्टर गोहर के जरिए, बैरिस्टर सैफ के जरिए, अलीमीन गंडापुर के जरिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इंगेज किए हुए हैं इनको। लेकिन मसला ये है कि जो वो चाहते हैं कि भाई हम बैठे हैं और हमारे लीडर को लाकर यहाँ पर बिठाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2014 में भी हर तकरीर में कहा जाता था कि वजीर आजम की तकरीर लिखी जा चुकी है, दस्तखत बाकी है, एम्पायर की उंगली उठ गई है, अभी वजीर आजम चले जाएंगे, और 126 दिन गुजर गए थे। तो उसके बाद फिर पनामा के जरिए भेजा गया था धरने से हुकूमत, बल्कि हुकूमत उस वक्त, मैं अगर थोड़ा सा मुझे भी याद आ रहा है माजी, उस वक्त हुकूमत कमजोर नहीं बल्कि पीपुल्स पार्टी जो हुकूमत के साथ खड़ी हो गई थी अपोजिशन के तौर पर। जॉइंट सेशन चल रहे थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होते थे, खुर्शीद शाह साहब बैठे होते थे, एजाज हसन साहब भी बैठे होते थे। तो वो वजीर आजम नवाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ ने क्या किया शायद सर, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर हैड टू गो ना। देखिए इमदाद सुब्र साहब अभी जो कुछ हो रहा है, अभी जो देखिए, वो धरने से नहीं, वो साजिश से गए। देखिए, वो एक जुडिशियल कू था, बहुत फर्क होता है। आज वो सूरत हाल या आज वो सहूलतकारी, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को आ सके, मेरा नहीं ख्याल। इसमें मैं आपसे इस बात से देखिए इमदाद सुब्र साहब, बात ये है कि जब आप मुतालबात लेके आते हैं तो एटलीस्ट इस कदर ज्यादा लेके आते हैं कि कम से कम जब आप बार्गेन करने लगे तो आप मिनिमम पॉसिबल अचीव कर लें। तो मिनिमम पॉसिबल जो अचीवमेंट या एजेंडा है ऑफ पीटीआई, वो क्या होगा? अगर खान साहब की रिलीज एक ऐसा मुतालबा है जो काबिल कबूल नहीं है मुक्तदरा के लिए, हुकूमत के लिए, तो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा जिसको मीट कर सके वो क्या हो सकता है? देखिए, मुझे जो 3 नुकाती डिमांड्स है ना इनकी, तो मुझे उनमें तीनों में से कोई नजर नहीं आ रहा कि मानी जा सकती है। हुकूमत बिल्कुल कमजोर होकर मान ले तो और बात। नंबर 1, अपना 26वीं तरमीम का खात्मा, यानी चीफ जस्टिस आफरीदी साहब को घर भेजे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाए। दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर। अच्छा, दूसरा, हमारा जो चोरीशुदा मैंडेट वापस करे और कैदियों को रिहा करे। तीसरा, यानी इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाए और रिहा करें और वजीर आजम बनाए। इनमें से कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लग रही। अच्छा इमदाद सुब्र साहब, लास्टली अब लग ही रहा है ना कि ये फैसले का इख्तियार इस वक्त बुशरा बीबी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। और जो पैगामात भी उन तक पहुंचाए गए जेल से, जो कासिद गया और पैगाम लेकर गया, तो बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया, और वो खान साहब की मौजूदगी से कम के ऊपर राजी नहीं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में पीटीआई लीडरशिप, वो बैरिस्टर गौहर हो, बैरिस्टर सैफ हो, अली अमीन गंडापुर हो, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? और आज भी एक मुलाकात मुतवक्के है कि खान साहब से जेल में शायद इन लोगों की मुलाकात हो जाए। तो जब बुशरा बीबी ने इख्तियारात अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो ये लीडरशिप क्या कर सकती है पीटीआई की को बीच बचाव कराने के लिए? देखिए, ये पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना, अगर ये धरना प्रोलॉन्ग करना भी चाहते हैं और फिर लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती कि डी चौक पर बैठे, या ऐसी सूरत हाल हो कि जिनको केपीके में उनकी हुकूमत के लिए खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि अब आखिरी बात यही हो सकती है ना कि वहां गवर्नर रूल लगा दिया जाए,
इनको बिल्कुल अपना क्या कहते हैं नेता कर लिया जाए, उनके पास इख्तियार ना हो कि वहां की सूबाई इंतजामिया को इस्तेमाल कर सके, वहां की क्रेनें, वहां की एम्बुलेंसेज ला सके। आखिरी चीज ये होगी। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की वो लीडरशिप जो लोगों के साथ इन टच है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर अगर कोई ऐसी पुरतशद्दुद सूरत हाल डी चौक पर पैदा होती है तो वो अपने लोगों को कहेंगे कि आप लोग चले जाए, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा क्या अकेली बैठी होगी? अगर बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल किसी की बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है तो ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा। जाहिर है कुछ गिव एंड टेक होता है, जैसे आप पहले सवाल कर रहे थे, तो पीटीआई को अपने मुतालबात नरम करने पड़ेंगे, कुछ उस तरफ जाना पड़ेगा कि फेस सेविंग पीटीआई को भी मिल जाए और हुकूमत भी जो है वो बहुत ज्यादा सरेंडर करती हुई नजर अच्छा, ना आए। लास्टली इमदाद तो मुझे साहब, ये मामला मजीद कितनी देर तक आपको प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है? मुतजाद जरा है। अब वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को 15 रोज का जो साजो सामान है वो लेके अपने साथ आई हुई है और उनकी तैयारी 15 रोज की है। आपको ये मामला ज्यादा प्रोलॉन्ग होता हुआ, यानी हफ्ते 2 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है नहीं नहीं बस आज रात या एक आधे दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, कंक्लूसिव होगा ये? मुझे तो दिनों का मामला लग रहा है। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि पहले इसलिए 126 दिन बैठ गए थे कि सप्लाई लाइन जारी थी। सप्लाई लाइन नहीं होगी तो बुशरा बीबी साहिबा के पास अपने जाती तो 15 दिनों का बंदोबस्त हो सकता है हो, लेकिन जो वीडियोज में नजर आ रहे 5-10 हजार लोग हैं, तो 5-10 हजार लोगों को ठहराना, खाना पीना, उनकी दीगर जरूरियात, आराम के लिए कमरे कहाँ से मिलेंगे? होटलें तो नहीं मिल रही इनको, तो कहाँ भेजेंगे इन लोगों को? तो मुझे नहीं लगता कि ये 15 दिन भी सस्टेन कर पाए। मुझे लगता है कि उससे पहले ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। एक चीज ये हो सकती है कि बिल्कुल बहुत ही बड़ा मैरेकल हो जाए, बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए कि लोग हर तरह के हालात में बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे, पंजाब से उनको हुकूमत मिल जाए तो फिर शायद ये सस्टेन कर जाए, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद। सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन धरनों एहतजाजों का एक और एस्पेक्ट भी है, और ये धरने और एहतजाज मुल्क का किस कदर नुकसान कर रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। मुल्क में हर तरह का इस्तेहकाम, खुसूसन माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। जब मुल्क में सियासी तौर पर इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन तासुर ये है कि जैसे ही मुल्क में माशी इस्तेहकाम आना शुरू होता है तो धरने और एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जिससे जो मईशत है उसको धचका पहुंचता है। स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे है, और स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ दिस इकॉनमी, और बहुत बड़ा इशारिया है। अब वो नीचे तो इसका मतलब पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद सिस्टम के ऊपर बहाल नहीं है। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई गई। अगर मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा तो बहुत जल्द मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब अगर कोई एहतजाज होंगे, सड़कों के ऊपर लोग होंगे और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है नारे बुलंद कर रहे होंगे, सिस्टम में चेंज की बात कर रहे होंगे, तो फिर यकीनन एतमाद साजी की फ़ज़ा को एक धचका ज़रूर पहुँचेगा, उस स्टेबिलिटी को धचका ज़रूर पहुँचेगा। अब बेलारूस का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि रेड जोन में मौजूद है, जहाँ तहरीक इंसाफ चढ़ाई कर रही है। ऐसे में दुनिया में हमारा इमेज मस्बत नहीं बल्कि मनफी रहेगा। इससे पहले भी एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद पर एहतजाज करती रही। चीन के सदर की पाकिस्तान आमद का मामला हो या फिर SCO कॉन्फ्रेंस हो, जानते बूझते हुए उस वक्त भी एहतजाज की कॉल्स दी गई। तहरीक इंसाफ के इस सियासी रवैये पर तलाल चौधरी रद्दमल देते हुए कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ टाइमिंग को देखकर एहतजाज करती है। जब भी कोई आम मुल्क में आती है तो PTI एहतजाज की कॉल दे देती है। अब कौमी खजाने को इन एहतजाजों से किस कदर नुकसान पहुंच रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज के पेश नज़र बंद किए जाने वाले रास्तों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हुआ है, और तर्जुमान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ये कहते हैं कि रास्तों में रुकावटों के सबब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डिपो से पेट्रोल तक की जो सप्लाई है, उसकी सप्लाई लाइन है, वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो फिर पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की जल्द किल्लत हो जाएगी। यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में पेट्रोल का ज़ख़ीरा कम पड़ गया है। अब ज़ाहिर है अगर पेट्रोल की किल्लत होगी तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम होगा। की बुनियाद पर दिहाड़ीदार तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्शा चलाकर जो है वो अपना गुजारा करता है, या वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, या पैरिशेबल आइटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो सब्जियों की किल्लत होगी, खाने पीने की अशिया जो है वो नहीं पहुँचेगी। गरीब आदमी का चूल्हा भी जो है वो जलेगा नहीं, वो बुझ जाएगा, और आम आदमी का जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी मुअत्तल हो जाएगा। यानी पूरे का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो सोशल फैब्रिक है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत सियासी इस्तेहकाम की है, ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वहाँ पर भी सैनिटी प्रिवेल करें, लोग बैठें, क्रॉस द टेबल बैठ के बात करें, और एक बार तय कर लें कि मुल्क को
आगे लेके जाना है, इसकी डायरेक्शन बेहतर करनी है, या फिर हमने को रिवर्स गियर लगाना है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसों की धौंस से अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन इसकी एक कोशिश भी नाकाम रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों के बोर्ड्स को हाइब्रिड निजाम के तहत टूर्नामेंट कराने पर कायल करने के लिए बड़ी रकम का लालच दिया, और जब बात नहीं बन सकी तो फिर बीसीसीआई ने यही पेशकश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कर दिया। लेकिन पीसीबी ने एक मरतबा फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाने और भारी मुआवजे की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब भी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ना करने के मौके पर कायम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जरिए भारतीय बोर्ड ने पीसीबी को फवायद की पेशकश करते हुए भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल कराने पर जोर दिया था। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत मेजबानी से गुरेजा है और उसकी जानिब से इसरार किया जा रहा है कि भारत का ग्रुप मैच और फाइनल लाहौर में ही होना चाहिए। इवेंट का जो होस्ट है वो पाकिस्तान है, लेकिन भारतीय हुकूमत और बोर्ड की टीम भेजने से इनकार ने आईसीसी को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। उधर ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से शेड्यूल के लिए दी गई डेडलाइन भी गुजर चुकी है। इसके अलावा चंद रोज कबल भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट में कहा था ट्रॉफी पर मंगल को आईसीसी का हंगामी इजलास होने जा रहा है, और ये भी कहा था कि इस इजलास में हाइब्रिड मॉडल भी सामने आ सकता है। भारतीय मीडिया के इस झूठे दावे की पीसीबी जराए पहले ही तरदीद करते हुए ऐसे किसी इजलास के इनेकाद से लाइल्मी जाहिर कर अब आईसीसी ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय मीडिया का यह दावा भी मुस्तरद कर दिया है, और आईसीसी जराए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय इनकार शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक अब तक कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहेगा और इस मौके पर इसे कामयाबी भी नसीब होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।